कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव भी मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव भी मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव भी मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव है वैसा ही प्रभाव मिलेगा। यानी मनुष्य के जीवन में हर चीजों का प्रभाव पड़ता है। कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम भी है, कहीं सुख है तो कहीं दुख भी है। कहीं लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो कहीं लोग आपकी बुराई भी करेंगे। एक सच्चे मनुष्य, एक सच्चे पथिक का यही कर्तव्य होता है कि वो इन सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान ना देते हुए अपने मेहनत पर यकीन करे और मेहनत के बलबूते सफलता को अर्जित करे, क्योंकि मेहनत का पर्याय ही सफलता होता है और सफलता का पर्याय ही मेहनत होता है। बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं और सफलता बिना मेहनत के नहीं। यानी आपको बस एक मूल मंत्र याद रखना है कि अगर आपने परिश्रम की है तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं तो यानी आप परिश्रम करके ही आए होंगे, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति का मेहनत के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं #कॉम्पिटिशन एज के, ताकि हम लोग अपनी जो कंटिन्यूटी है, जो पढ़ाई है, उसको बरकरार रखें। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में 5 सेशंस की बात की थी और इन 5 सेशंस में हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में दोस्तों बात की थी। आज उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे आज के सेशन यानी आज के लेक्चर नंबर 6 की तरफ, जिसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों को समझने के लिए, तो एक एक करके स्टेप वाइज इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। दोस्तों, बात करूँ मैं पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछले 3 लेक्चर्स में। वहाँ पर हमने मिलने तक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, मतलब अगर दो चीज़ें जब मिलती हैं तब तक का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ तक का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिलने के बाद के केस का, यानी अगर गाड़ियां जब मिल जाती हैं, रिलेटिव स्पीड में जब मिल जाती हैं चीज़ें, दो चीज़ें जो चलती हैं वो मिल जाती हैं, तो उसके बाद के केस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसके लिए रिजल्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन पे चर्चा हम लोग करेंगे। उसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके प्रीवियस से रिलेटेड हैं, उनको करने के तरीके, बेसिक मेथड और साथ ही साथ उनके करने के छोटे मेथड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सेशन से। पहले एग्जाम्पल शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला होता है उसे ड्राइव करके बता दूं, मिलने के बाद का केस। तो जो लोग नोट्स बनाते हैं वो हेडिंग दे सकते हैं, मिलने के बाद के केस में चाल और समय के मध्य संबंध, यानी जब गाड़ियां मिल जाती हैं तो उसके बाद स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। देखो, फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन बता रहा ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में। हालांकि ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, फिर भी हमारा कोई पेड बैच नहीं है, हम कोई भी पेड बैच नहीं चला रहे अभी, और ना ही उसका कोई कॉस्ट लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर आपको वह छोटी मोटी चीज़ें बताकर आपको इंप्रेस कर लें और पेड बैच के लिए आपको बोले कि आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करें। हम जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे वो पूरी तरह से बताएंगे। तो आइए जरा पहले डेरिवेशन देख लेते हैं फॉर्मूले का, फिर आगे बढ़ेंगे उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। दोस्तों, मान लो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए से एक गाड़ी चलती है जिसकी स्पीड s1 है, और पॉइंट बी से भी एक गाड़ी चलती है जिसकी स्पीड s2 है, और दोनों के चलने का टाइम सेम है, निकलने का टाइम क्या है, सेम। अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग सेम करके रिलेटिव स्पीड लगा लेते हैं। मिलने के बाद में वो चलने वाली गाड़ियां सेम समय पर चली हैं या डिफरेंट समय पर चली हैं, उससे मिलने के बाद वाले फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मिलती एक ही समय पर है। 10 बजे मिली तो दोनों 10 बजे मिली होंगी, तो वहां से टाइम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी अगर इन दोनों के चलने का टाइम सेम हो या दोनों के चलने का टाइम डिफरेंट हो, जो मैं फॉर्मूला निकाल रहा वो आप दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं। अब ये गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, ये गाड़ी इधर की तरफ जा रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं ये मिलेंगी। चलो मान लिया कि ये गाड़ियां इस पॉइंट पर मिलती हैं, ये पी पॉइंट पर, ये दोनों गाड़ियां पी पॉइंट में मिल जाती हैं, और कितने टाइम के बाद मिलती हैं, तो चलो मान लिया कि दोनों गाड़ियों के जो मिलने का टाइम है वो टी टाइम है, यानी जितने समय चली थी उससे टी टाइम के बाद दोनों मिल जाएंगी, इक्वल समय हम लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि ये मिलने तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई टी टाइम में, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई टी टाइम में, तो डिस्टेंस बराबर दोस्तों होता है स्पीड इनटू टाइम। इस गाड़ी की स्पीड s1 है, तो टी टाइम में ये डिस्टेंस चलेगी s1t। उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखें। स्पीड s1,
टाइम टी, तो टी टाइम में गाड़ी यहाँ पहुंची, मतलब S1t की डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है। उतने ही टाइम में ये गाड़ी B से P तक आई और इसकी स्पीड S2 है टी टाइम में, तो यहाँ से यहाँ तक S2 की स्पीड से टी टाइम में जो गाड़ी चलेगी वो कितनी चलेगी, S2t। तो दोस्तों हमने डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों की स्पीड मैंने S1 S2 मान लिया, टी टाइम के बाद मिलती है। तो टी टाइम में ये S1t डिस्टेंस चल के यहाँ पर आई, उतने ही टाइम में ये S2t डिस्टेंस चल के यहाँ पर आई और इस पॉइंट पर ये दोनों गाड़ियाँ मिली। अब जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, देखो जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हम यहाँ तक का तो केस पढ़ चुके कि कब मिलेंगी, कितनी दूरी पे मिलेंगी, टाइम सेम हो ना हो, डिस्टेंस का डिफरेंस दिया हो, डिस्टेंस का रेशियो निकालना हो, चलने पहुँचने का टाइम दिया हो, तो उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब देखो ये गाड़ी S1 वाली यहाँ आ चुकी है, S2 वाले भी यहाँ आ चुकी है, यानी अब S1 वाली गाड़ी इधर की तरफ जाएगी मिलने के बाद और S2 वाली गाड़ी इधर की तरफ जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए, ये S1 S2 से ये दो गाड़ियाँ चली थी, ये दो गाड़ियाँ ऐसे चली और टी टाइम के बाद यहाँ मिल गए, मिलने का मतलब दोनों इस पॉइंट पर आ गए यहाँ पर। और अब ये जो S1 वाली है ये अब इधर की तरफ जाएगी और ये जो S2 वाली है वो अब इधर की तरफ जाएगी, मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर ये दोनों गाड़ियाँ जाएंगी। तो अगर मैं मान लूँ कि इस गाड़ी को S1 वाले को यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम लगता है मिलने के बाद, याद रखिएगा यहाँ पर जो T1 है वो मिलने के बाद का टाइम है, और इस गाड़ी को मिलने के बाद S2 वाली को यहाँ से यहाँ जाने में अगर T2 टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो दोस्तों हमें जो फॉर्मूला निकालना है या हमें जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है इसी स्पीड और इन्हीं मिलने के बाद के टाइम का, यानी दो व्हीकल्स की स्पीड और मिलने के बाद उनके द्वारा डेस्टिनेशन यानी गंतव्य पर पहुंचने में लिए गए समय का हमें एक संबंध निकालना है। तो आइए जरा संबंध निकालते हैं क्या आएगा। तो बात करते हैं पहले यहाँ से गाड़ी चली है S1 की स्पीड से और यहाँ से यहाँ जाने में T1 लग रहा है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस S2t है। तो देखो हमारे पास जो टाइम आएगा यानी T1 टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है S2t और यहाँ से यहाँ तक जाने की जो स्पीड है वो क्या है, S1। सिमिलरली इधर बात करूँ तो T2 टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, और यहाँ से यहाँ तक आने की जो डिस्टेंस है वो S1t है, और जो स्पीड जो गाड़ी आ रही है वो कौन सी है, S2 वाली, जो वहाँ से चली थी अब वो इधर जाएगी S2। तो देखो दोस्तों हमारे पास दो रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 तो मुझे दोस्तों मिलेगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू S1t अपॉन S2 S2t अपॉन S1। देख सकते हैं आपको विजिबल होगा प्रॉपर, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, समझ में आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में अपने अप्रिशिएशन भी लिखते रहें। तो देखो t से t कट जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो आएगी S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास रिलेशन आ गया S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट आया वो आया S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट में T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला निकल के हमारे पास आ गया। देखो ये फॉर्मूला बता के बहुत सारे लोग आग जरूर लगा देंगे, आग लगा देंगे, बम फोड़ देंगे, पानी में कुदा देंगे, पर्वत पे चढ़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, और महाकाल के यहाँ भी घूम के चले आएंगे, उज्जैन भी घूम लेंगे, नासिक भी घूम लेंगे। फॉर्मूले को समझिए, रटिए नहीं, आया कहाँ से वो मैंने आपको बताया और ये आपको कोई नहीं बताएगा। बात केवल ट्रिक्स या फॉर्मूले की नहीं होती है, बात होती है कॉन्सेप्ट की। अगर पढ़ाना है तो कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब तो पता चले कि आपको वाकई में इतनी नॉलेज है कि आप कॉन्सेप्ट दूसरों का भी क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ें रट रटा कर बताना काफ़ी ईजी होता है और इसे यूज़ करना भी काफ़ी ईजी होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है तो हमें मेथड छोटे रखने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट 0 बटा सन्नाटा हो जाए। याद रखिए, बिना कॉन्सेप्ट के कोई कंपटीशन बीट नहीं होता। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं फ्री लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, फिर भी मेरे कंटेंट में आपको 1% कमी नहीं मिलेगी। जो रेगुलर बच्चे क्लास करते हैं, अगर वो कंपेयर करते होंगे तो उन्होंने यही पाया होगा कि रेगुलर क्लासेस से भी मैंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर दिया है, क्योंकि परिवर्तन होती रहती है, चीज़ें इंप्रूव होती रहती है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। और ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, आगे फिर से मैं इन चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा तो फिर आपको नई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये मैंने फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बता दिया कि ये स्पीड का रेशियो बराबर अंडर T2 अपॉन T1 है। समझने वाली बात देखो क्या है, अगर आप फॉर्मूला नोट कर रहे हैं या नोट्स बनाते हैं तो, या S1 S2 स्पीड है उन दोनों व्हीकल्स की जो दोनों चल रहे थे।
T1 T2 मिलने के बाद का समय है। S1 वाली गाड़ी को मिलने के बाद जो समय लगेगा वो मैंने T1 माना था, S2 वाली गाड़ी को मिलने के बाद जो समय लगेगा वो मैंने T2 माना था। ठीक, तो ये याद रखिएगा T1 T2 मिलने के बाद के हैं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, देखो S1 वाली स्पीड ऊपर है तो उसका टाइम नीचे आता है, इनवर्स रिलेशन यहां पर भी है। S1 ऊपर तो टाइम इसका नीचे, S2 नीचे तो टाइम इसका ऊपर। स्क्वायर रूट का टर्म आता है, कहां से आता है वो मैंने सारी चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी। यही स्क्वायर था, इधर स्क्वायर रूट चला गया तो हमारे पास ये रिजल्ट है। यानी आपको स्पीड ऊपर रखना है तो उसका टाइम नीचे, स्पीड नीचे रखा है उसका टाइम ऊपर रखना है। स्क्वायर रूट का एक एडिशनल टर्म आपके पास यहाँ पर चला आएगा। तो दोस्तों ये आपका रिजल्ट था या फॉर्मूला था जिसको मैंने बाकायदा ड्राइव करके आपको बताया कि ये रिजल्ट आता कैसे है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आइए इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो पूरा 100% क्लियर हो, पता रहे कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। आम खा, लोग कहते हैं आम खाओ गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो। आम खाओ, आम तो आज तुम खिला रहे हो तो मैं गुठलियाँ नहीं गिनूंगा, लेकिन कल कोई आम खिलाए या ना खिलाए तो मुझे पता होना चाहिए कि वो आम आया कहाँ से। तो इसीलिए बागीचे के बारे में पहले मैंने आपको जानकारी दे दी और ये रहा आपका आम। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि बागीचे की जानकारी के साथ आम खाना चाहते हैं या केवल आम खाना चाहते हैं। ये आप डिसाइड करिए कि आपको कैसे खाना है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ आज के सेशन के, जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए और आंसर्स मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला, राजपाल यादव टाइप, एकदम छोटा सा फॉर्मूला है। देखकर फटाफट उसमें वैल्यू रखिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी सिली मिस्टेक्स यहाँ पर अवॉइडेबल नहीं है, कोई भी आप गलती नहीं कर सकते, वो क्षमा योग्य नहीं होगी। सिंपल वैल्यू रखना है आपको और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा, जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ताकि उनके लिए करने में आसानी होगी। T2/T1, यहाँ पे T2 मिलने के बाद का समय है। क्वेश्चन में अगर आपको पढ़ के समझाऊं, जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो कह रहा है 2 ट्रेन, one from लखनऊ एंड अनदर फ्रॉम लालगंज स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर दे मीट। जब वो दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन चलती है लखनऊ से लालगंज के लिए, दूसरी ट्रेन चलती है लालगंज से लखनऊ के लिए, और जब वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं, ट्रेन रीचेज देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 4 आवर एंड 9 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब लखनऊ वाली ट्रेन मिलने के बाद 4 घंटे बाद पहुंचती है, लालगंज वाली ट्रेन मिलने के बाद 9 घंटे बाद पहुंचती है। तो कह रहा है फाइंड रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर स्पीड। इसमें देखो बच्चों, क्वेश्चन में कुछ लोग को डाउट हो जाता है कि सर लालगंज से चली है ट्रेन, एक्चुअली लखनऊ से चली है, तो मुझे रेशियो बताना है। इसमें तो बताया नहीं कि पहले किसको रखना है, लालगंज वाली ट्रेन को कि लखनऊ वाली ट्रेन को, या लखनऊ वाली ट्रेन को पहले रखना है, लालगंज वाली को बाद में रखना है। तो क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में आपको गिवन है और आपको कुछ पता नहीं हो तो आप आंसर भी उसी ऑर्डर में ही लगाइए। मतलब अगर पहली ट्रेन लखनऊ से चलने वाले की बात कर रहा है तो उसकी स्पीड पहले होनी चाहिए, और बाद में लालगंज वाले की बात कर रहा है तो लालगंज वाले की बाद में होनी चाहिए। तो ये छोटा छोटा चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस वाली है, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों उसने कहा है कि 2 ट्रेनें चली हैं, एक ट्रेन चली लखनऊ से जहां हम लोग हैं, और एक ट्रेन चली लालगंज से। इस स्थान के साथ मेरा काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। अब क्या संबंध है इस लालगंज के साथ, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप पता कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो लखनऊ से गाड़ी चली और लालगंज से गाड़ी चली, मिलने के बाद लखनऊ वाली को लालगंज जाने में 4 घंटे लगे। यानी अगर ये इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो फिर ये T1 हो गया, और इसको मिलने के बाद इधर जाने में 9 घंटे लगे, यानी ये क्या हो गया T2। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं S1/S2 बराबर √T2/T1। तो T2 कितना है 9 और T1 कितना है 4, यानी 3:2। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई संदेह है, कोई परेशानी है तो आप इधर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था आज के सेशन का, बिल्कुल ईजी सा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था जो कि हमारा आंसर आया 3:2। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। आइए बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, और मैं चाहूँगा इसका भी आंसर आप फटाफट बता दें। तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर को बताइए।
बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है, बाकी जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी कंटेंट्स होते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको देता हूं। उसके अलावा जीएस के क्लासेस के वीडियोस भी जो यूट्यूब पे चलते हैं सुबह 8 बजे, उसे भी आप लोग देखा करिए, उसके भी लिंक वहाँ पर शेयर हो जाते हैं। इस मैथ्स के वीडियो के भी लिंक यहाँ पर शेयर हो जाते हैं। उसके अलावा मैं अभी कुछ दिनों से क्विज वाला सीक्वेंस भी शुरू किया है मैंने, कि क्विज लेता हूँ जिससे आपकी स्पीड बने और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी रिदम पकड़े। और उसका रिस्पॉन्स बहुत सारे लोगों ने दिया कि अच्छा है। मैंने एक ऑप्शन भी लगाया था, उसमें 2 ऑप्शन मैंने दिए थे कि आप सर हैं, आप कुछ भी कर दें वो तो करना ही पड़ेगा, और एक ऑप्शन और दिया था कि सर मुझे सब आता है, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो कुछ ऐसे भी शक्तिमान टाइप लोग हैं जिन्होंने उस ऑप्शन को भी टिक किया था कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, हमको तो सब आता है, हम टेस्ट नहीं देंगे। तो ऐसे शक्तिमान वालों के लिए गंगाधर का सलाम है। ऐसे शक्तिमान गंगाधर बन के बैठे रह जाएंगे। पढ़ लो बेटा, पढ़ लोगे तभी काम हो जाएगा। जिस पड़ोसन से रात को बतियाते हो तुम, पढ़ोगे तभी वो पड़ोसन तुम्हारे घर में आएगी, अदरवाइज वो पड़ोसन तुम्हारे नहीं, तुम्हारे 2 मकान बाद वाले घर में चली जाएगी। थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखें। पढ़ाई आपकी सारी समस्याओं का सोल्यूशन है। चाहे रात वाली मैडम आपसे बात ना करती हो, उसका भी सोल्यूशन यही है। चाहे घर वाले डांटते हो, उसका भी सोल्यूशन वही है। घूम फिर के पढ़ना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। इन शॉर्ट यही मेरा संदेश है। तो इस संदेश को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, तो आइए उसकी भावनाओं को समझे। क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एंड वाई। 2 ट्रेनें हैं ए और बी जो एक्स और वाई से चलती हैं। ट्रेन ए चलती है एक्स से और ट्रेन बी चलती है वाई से। और कह रहा है मिलने के बाद, जब ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलती हैं तो मिलने के बाद ये ट्रेनें जो समय लेती हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, उसमें जो पहली ट्रेन है यानी ट्रेन ए है, वो मिलने के बाद समय लेती है 4 घंटे 48 मिनट, यानी ये वाला टाइम 4 आवर 48 मिनट हो गया मिलने के बाद, यानी T1। अगर ये स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 ली जाए तो फिर T1 हमारे पास हो गया 4 आवर्स 48 मिनट। जबकि जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसको मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, यानी इधर का टाइम 3 आवर 20 मिनट हो गया मिलने के बाद, यानी ये हो गया आपका T2। उम्मीद करता हूं इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने बस क्वेश्चन का डेटा लिखा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि अगर जो ट्रेन चली थी स्टेशन ए से, यानी जो ट्रेन ए है जो स्टेशन एक्स से चली थी, उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो स्टेशन वाई से चलने वाली ट्रेन यानी बी की स्पीड निकालनी है। इसकी स्पीड हमें दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, तो हमसे पूछ रहा है बताइए इसकी स्पीड क्या होगी। चलिए फॉर्मूला लगाएं, S1/S2 बराबर √T2/T1। अब देखो T2 S1 की जगह अगर मैं रख दूं बच्चों स्पीड ऑफ ए मतलब 45, और यहाँ पर S2 यानी बी की स्पीड हमें निकालनी है। देखो ए की स्पीड ऊपर रखिए तो ए का टाइम कहाँ आएगा, नीचे। तो ए का टाइम देखो है क्या, ए का टाइम मिलने के बाद कितना लग रहा है, ये वाला ए का टाइम है, ये 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटे और 48 मिनट का मतलब क्या होता है, 48/60। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, 48/60 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिए यूनिट सेम रखना, ऐसा नहीं कि उसको 4.48 लिख देना, यूनिट शुड बी सेम। आवर्स मिनट किस में चलते हैं, 60 में। तो 4 घंटा और 48 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो 48/60 हो जाएगा। 48/60 का मतलब 4/5, 12 × 4 48, 12 × 5 60। ये देखो मैंने आवर्स में चेंज कर दिया, किसको, ये हो जाएगा 4 + 4/5, आवर्स में मैंने इसको चेंज कर दिया। इसको 3 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, मतलब 3 घंटा 20 मिनट का मतलब 1/3। तो ये वाला टाइम T2 हो जाएगा 3 + 1/3। थोड़ा सा इसको बच्चों सॉल्व करें तो हो जाएगा 9 + 1 10/3, और ये हो जाएगा 20 + 4 24/5। ये तो आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों आ जाएगा ये आपका 5 × 5 25 अपॉन, ये हो जाएगा 12 × 3 36, 25/36 यानी 5/6। यानी मैं कह सकता हूँ 45/S2 = हो जाएगा 5/6। देखो 5 की वैल्यू 45 है,
तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 54, या सॉल्व करके यहाँ से S2 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो S45/S2 बराबर 5/6 है, इसको सॉल्व किया हमने आवर्स में चेंज कर लिया 20 मिनट को, और ये 48 मिनट को 10/3 24/5 हो गया, 50/72 आया, यानी 25/36 आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे 5/6 आएगा। S2 की वैल्यू निकालेंगे 45 × 6/5 आएगा, 9 टाइम्स कटेगा, 9 × 6 54, 60 में 6 कम 50 में 4 ज़्यादा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली स्पीड पूछ सकता है, या स्पीड देकर किसी एक का टाइम पूछ सकता है, या किसी की स्पीड देकर दूसरे की स्पीड पूछ सकता है, टाइम आपको गिवन होगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करता हूँ मिलने के बाद के इस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों ये आपके रिलेटिव स्पीड वाला पोर्शन था, जो मेन था, जो एक्चुअल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि मिलने का केस क्या होता है, टाइम सेम हो, टाइम डिफरेंट हो, टाइम केवल चलने पहुंचने का गिवन हो, या फिर मिलने के बाद के बारे में बात की जाए। इन सारे चीज़ों पर हम लोगों ने सिस्टमेटिकली एक एक करके बात की है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन जो है उसमें पिछले 5 पार्ट्स के लिंक आपको गिवन है। तो मेरी ये आपको एडवाइस है कि अभी आप इस वीडियो को देखें, और लाइव देख रहे हैं तो, और वीडियो को देखने के बाद, या लाइव नहीं देख रहे हैं तो पहले आप स्टार्टिंग के वीडियोस देख लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो वीडियो देखोगे तो ऐसा नहीं कि मेरे घर में 10 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। वीडियो देखना हो देखिए, नहीं देखना हो नहीं देखिए, आपकी इच्छा है। अगर आप यहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा कि सिस्टमेटिक वे में सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो प्रॉपरली अगर आप वीडियोज़ देखिए आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। और आप वीडियोज़ देख लीजिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको सबसे बेस्ट मिलेगा, और सबसे कम प्राइस में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आप पे एहसान कर रहा, ये मेरा काम है, ये मेरा दायित्व है, मैं इसे एंजॉय करता हूँ, तो वो मैं क्लास में भी करता हूँ। मैं आज क्लास में बच्चों से दूर हूँ, तो मैं इस माध्यम से आप लोगों के टच में हूँ। तो आप लोग जब भी देखें तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखें, और एक बार मेरा समझ में आया 2 बार में देखें, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। और मैंने बोला था लाइव आके जो लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग की परेशानियां होती हैं, घर में है, नेट नहीं चल रहा, तो उनके इश्यूज़ को छोड़ दिया जाए। मैक्सिमम लोग लाइव देख सकते हैं, तो लाइव देखिए। इससे क्या होगा कि आप तुरंत के डाउट कमेंट में पूछोगे, मैं आपको तुरंत वहाँ पे समझा दिया करूँगा। बहुत सारे डाउट पूछते हैं, मैं तुरंत कमेंट में एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो तुरंत का तुरंत क्लियर हो जाता है। बाद में भी अगर आप देख रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या लर्न मैथ विद रोहित सर अगर आप टेलीग्राम में सर्च करो तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। या इस वीडियो के एंड में आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, मेरे इंस्टा पेज, हर चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सिस्टमेटिकली पढ़ें, सही पढ़ें, बेहतर पढ़ें, ताकि आप और आपकी सफलता के बीच का जो समय अंतर है उसे हम दोनों मिलकर क्या करें, कम करें, और आप अपनी सफलता को जल्दी प्राप्त करें। हमारे हिस्से क्या आएगा, तो हमारे हिस्से मेरे एड्रेस पर 1 किलो बस लड्डू भेज दीजिएगा, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज बात कर ली हम लोगों ने मिलने के बाद के केस की, यानी 2 एग्जाम्पल के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की, और यहाँ से जो क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। तो उम्मीद करूंगा कि आप अपना दिमाग लगाएंगे। मैं यहाँ करने का तरीका, ट्रिक्स वगैरह जो भी है वो बताऊंगा आपको, आप भी अपना दिमाग लगाएंगे और आंसर देंगे। ये लेक्चर और इसके अगले वाले लेक्चर में मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, हम लोग आ जाएंगे रेस पर। नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके बाद हम लोग रेस के बारे में बात करेंगे। तो रेस के बाद फिर ट्रेन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बोर्ड एंड स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है ये एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी और बैंक में नॉर्मली आराम से मिल जाएंगे। एसएससी बैंक ही नहीं, आप कोई भी वनडे एग्जाम दें, आप कैट का पेपर दें, उसमें भी कभी कभी मिल जाएगा। थोड़ा सा इजी टाइप होता है ये। आप एनडीए दें, सीडीएस दें, एयरफोर्स का दें, आर्मी की वैकेंसी में चले जाएं, या रेलवे का पेपर दें, पटवारी का दें, लेखपाल का दें, आरओ एआरओ, कोई भी पेपर दीजिए, पानी की टंकी दो, सिंटेक्स दो, कोई मतलब नहीं। हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी ना कभी पूछे हुए देखने को मिल जाएंगे। स्टूडेंट के मन में दिक्कत क्या होती है, तो स्टूडेंट के मन में दिक्कत ये होती है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए वेरिएबल्स से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली इसको सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं पहले अपने क्वेश्चन के बारे में और पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड बेंगलोर, कानपुर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है बाय फ्लाइट वो 1800 किलोमीटर है। कानपुर और बेंगलोर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1800 किलोमीटर आपको गिवन है। ठीक, फिर क्वेश्चन में कह रहा है बाई फ्लाइट है, बैड वेदर होने के कारण, खराब मौसम होने के कारण ये फ्लाइट जो है वो क्या करती है, अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर घटा देती है। बैड वेदर के कारण अगर इसकी स्पीड एस से पहले ये जा रही थी और टी टाइम में पहुंच रही थी, तो अब ये अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर कम कर रही, क्योंकि मौसम खराब है। तो खराब होने के कारण इसको जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट अब पहले के अपेक्षा ज़्यादा लग रहा है। नॉर्मली कानपुर से जब बेंगलोर गाड़ी जा रही थी, 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस है बाय फ्लाइट, तो उसे कुछ समय लग रहा होगा, लेकिन बैड वेदर होने के कारण उसने स्पीड को 300 कम कर दिया, तो उसको टाइम आधे घंटे 30 मिनट क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, यानी टी प्लस 30 मिनट का अब समय लग रहा है। तो आपसे कह रहा है कि जरा बताइए कि उस फ्लाइट को अगर वो नॉर्मली जाती, नॉर्मली का मतलब जब बैड वेदर नहीं होता तो कितना समय लगता है, यानी वो जब नॉर्मली जब चलती तो उसको कितना समय लगता अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कानपुर से बेंगलोर या बेंगलोर से कानपुर जहाँ भी जा रही हो वहाँ तक पहुँचने में। हमें बस ये फाइंड आउट करना है। इसमें 2-3 चीज़ें आपसे पूछ सकता है। पहला आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि उसकी स्पीड क्या थी, जो फ्लाइट जा रही थी उसकी स्पीड क्या थी। दूसरा उसने टाइम पूछ लिया है, एक्चुअल टाइम, घटा हुआ टाइम भी पूछ सकता है। डिस्टेंस तो आपको गिवन होता है इस क्वेश्चन में, तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए जरा ध्यान दें। पहले मैं बात करूं बेसिक मेथड की, तो देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले जो वो जा रही थी वो 1800 किलोमीटर जा रही थी, पहले भी और अभी भी 1800 किलोमीटर, लेकिन पहले उसकी स्पीड एस थी, तो पहले उसको टाइम ये लग रहा था 1800 अपॉन एस, लेकिन अब उसने अपनी स्पीड को 300 घटा दिया, तो अब उसको टाइम लगेगा एस माइनस 300, ये आएगा। ये स्पीड घटाने के बाद का टाइम है, ये एक्चुअल टाइम है। अब कुछ लोग के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा, क्लास में होता तो बहुत सारे लोग पूछ भी लेते, तो मैं चूंकि यहाँ पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पर हमारा और आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं है, तो मैं खुद ही से एज्यूम कर लूँगा कि आपको कहाँ डाउट हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते रहता हूँ और मैं वैसे ही करता रहूँगा। मतलब मुझे जहाँ पे लगता है कि बच्चे को यहाँ डाउट हो सकता है, मैं वो चीज़ खुद ही एक्सप्लेन कर रहा। हालांकि आप मेरे सामने नहीं हैं, आप एक मीडिया के थ्रू, एक इंटरनेट के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्टली आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं जहाँ पे भी लगेगा कि आपको डाउट है वो सारी चीज़ें के करके एक्सप्लेन भी करते हुए चलूँगा कि अगर वाकई में आपको डाउट है तो क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम लोग क्लियर हो जाएं। जैसे एक डाउट लोगों के मन में यहाँ पर ये आ सकता है कि सर आपने ये वाली चीज़ पहले और ये वाली बाद में क्यों लिखी, ये एस माइनस 300 यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, एस यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। तो याद रखिएगा कि जब उसने स्पीड को घटाया है तो घटाने से टाइम क्या लगता है, ज़्यादा, और ज़्यादा वाले टाइम में से छोटे वाले टाइम क्या करना है, कम वाले टाइम को माइनस करना है। तो ये ज़्यादा वाला स्पीड, ये ज़्यादा वाला टाइम है, इसमें से कम वाले टाइम को माइनस किया, और इसी टाइम का अंतर कितने का है, 30 मिनट का, क्योंकि 30 मिनट क्या लग रहे थे, ज़्यादा लग रहे थे। और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/2 घंटे। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन। बेसिक से अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब अगर क्वेश्चन में आपसे स्पीड पूछा है तो आपके पास यहीं से एक रास्ता खुल जाता है कि ऑप्शन से वैल्यू रखिए स्पीड की और चेक कर लीजिए 1/2 कहाँ आ रहा है, मतलब LHS बराबर RHS कहाँ पे आ रहा है। आपका काम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड पूछा और ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एक्चुअल टाइम पूछा है, तो वहां से एक्चुअल टाइम आपका ये है, इसको रख के 4 ऑप्शन में चेक करोगे तो क्या लगेगा, समय। तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है, सॉल्व करें। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं सॉल्व कर रहा, 1800 कॉमन लूंगा तो ये होगा S, ये होगा S माइनस 300, तो हमारे पास डेटा आएगा 1800 इंटू 300, ऊपर आ जाएगा S और S कट जाएगा, S इंटू S माइनस 300 बराबर 1/2। ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब इसको फिर से पूरा सॉल्व करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा इक्वेशन बन के आएगा। चलो अब देखते हैं, ये आएगा x² माइनस 300s माइनस 54 इंटू 2 108 1 2 3 4 बराबर 0। इतना बड़ा डेटा आपके पास चला आएगा और फिर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, आंसर। देखो ये मैं करने का बेसिक प्रोसेस आपको बता रहा, ये मैंने डेटा लिखा यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक बना ली, s² माइनस 300s हो गया, और ये 1800 और ये 300, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 2 कितना हो गया 108, और 2 और 2 4 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया है, थोड़ा बड़ा लिख दो।
बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास बन के आई। अब इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके s निकालना होगा। s निकालने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, दो वैल्यूज आएंगी s की, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक में दो वैल्यूज आती हैं। चूंकि माइनस माइनस की क्वाड्रेटिक है, मैंने क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों को पढ़ाया हुआ है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दूंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा और अच्छा समझ में आएगा। बैंकिंग में आता भी है, एसएससी में भी यूज़ होता है, तो क्वाड्रेटिक में मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब माइनस माइनस की इक्वेशन होती है तो रूट प्लस माइनस आता है। जो बड़ी वाली वैल्यू होगी फैक्टर की वो प्लस में होगी, जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे और बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, आंसर। तो ये इसको करने का एक तरीका होता है, बट आपके पास पेपर में इतना समय नहीं होगा कि आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और जाकर आंसर निकालेंगे। आप चाहो तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। इतना मेहनत आप भी करिए, थोड़ा इसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ देना। इसको सॉल्व करना थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपका दिमाग बनेगा, प्रैक्टिस होगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका भी आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेना। अब देखो, तो ये इसको करने का बेसिक तरीका होता है। अगर आप बेसिक के थ्रू जाओ तो आप इतना क्या करेंगे, सॉल्व। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, आओ जरा देखते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, आओ जरा ध्यान देते हैं। इक्वेशन सॉल्व कर लेना बच्चों, मैं कमेंट में इसका फैक्टर बता दूंगा, उससे पहले आप लोग फैक्टर बता दें। मैं चाहूंगा कमेंट में आप फैक्टर्स बताएं फटाफट, बाकी मैं इसका फैक्टर आप बताइए, उसके बाद मैं आपको कमेंट में ही बता दे रहा। बात करते हैं जो तरीका है जिस पे हमको इस क्वेश्चन को करना है वो क्या होगा, तो आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये हमारे पास डेटा क्वेश्चन का लिखा हुआ है, उसने स्पीड में कितने का चेंज किया, 300 किलोमीटर पर आवर का, और इसकी वजह से टाइम में कितने का चेंज आया, 1/2 आवर्स का। स्पीड उसने 300 किलोमीटर चेंज किया तो टाइम में कितने का चेंज आया, 1/2 आवर का। अब देखो हमारी डिस्टेंस कितनी है, 1800। तो हमें क्या करना है, अब देखो इसको डबल करते हैं। 300 का डबल कितना होता है, 600 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी डबल कर दिया, कितना हो गया, 1। 300 का ट्रिपल कितना होता है, 900 किलोमीटर पर आवर। इसको ट्रिपल कर दिया, 3/2। 300 का 4 टाइम्स कितना होगा, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2। और आपको बस ये चेक करना होगा कि किस स्टेप पर मल्टीप्लाई करने से आपको डिस्टेंस 1800 मिल जा रही है। जैसे देखो पहले किया तो ये आया 300 और ये आया 300, लेकिन हमारी डिस्टेंस 300 नहीं है, कितनी है, 1800। तो इस स्टेप के बाद अगले पे बढ़े, 900 पे चले गए। अब देखो 600 इंटू 2 कितना होता है, 1200, और 900 इंटू 3/2 करोगे, 1 करोगे, 600 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये तो यहाँ पे होगा 3/2 में। पहले मैंने 300 इंटू 1 किया, 300 हो गया, 600 इंटू 1/2 किया, ये भी 300 हो गया। हमारी डिस्टेंस 1800, यहाँ पर कितनी आ रही है, 300। अगले स्टेप पे बढ़े, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 900, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया 900, लेकिन हमारी डिस्टेंस कितनी है, 1800। अब देखो 902 कितना हो गया, 1800, 1200 इंटू 3/2 कितना होगा, ये भी कितना आ गया, 1800, और हमारी डिस्टेंस भी कितनी थी, 1800। बस हो गया हमारे पास आंसर। यानी ये वाला एक्चुअल स्पीड रहा होगा, और ये वाला एक्चुअल स्पीड रहा होगा, और ये वाला रिड्यूस स्पीड रहा होगा। रिड्यूस स्पीड का मतलब 300 हमने घटाया था भाई, 1200 रहा होगा, 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, 900। और जब 1200 तो टाइम कितने लग रहे थे, 1.5 घंटे, 3/2 का मतलब, और 900 हुआ, 300 घटाया तो टाइम कितने लग रहे हैं, 2 घंटे। कितने का अंतर है, आधे घंटे का। यहाँ भी कितने का अंतर था, आधे घंटे का। हो गया, यानी स्पीड एक्चुअल हमारे पास आ गई 1200 किलोमीटर। स्पीड पूछता आ गया आंसर, अब टाइम पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम। तो डिस्टेंस 1800 जाना है और 1200 कितना आ गया, यानी 1 घंटा 30 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर। और आपको ये काम नहीं करना है, ये नहीं कि स्पीड आ गया तो आप ऐसे टाइम निकालोगे। अरे टाइम है तो, एक्चुअल स्पीड जब 1200 से जा रही थी तो कितने घंटे लग रहे थे, 3/2 हो गया, 1.5 घंटे लग रहे थे। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रोसेस में एक बार फिर से रिपीट कर रहा, फिर से जरा समझिएगा। उस फ्लाइट ने अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर क्या किया, घटाया। यानी स्पीड में चेंज कितने का है, 300 किलोमीटर पर आवर का। उसकी वजह से वो कितना मिनट लेट पहुंची, 30 मिनट, यानी आधे घंटे, यानी ये हो गया आधे घंटे। अब 300 का डबल किया हमने, कितना हो गया, 600। इसका डबल किया कितना हो गया, 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, देखो ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, आप चेक कर लो। 300 1/2 इंटू 600 कितना हो गया 300। आपको चेक करना है कि डिस्टेंस कितना मिल रहा है, तो डिस्टेंस कितना मिल रहा है 300, जबकि है कितना 1800। फिर हमने इसका ट्रिपल किया 900, इसका ट्रिपल किया 3/2। अब यहाँ चेक किया 600 इंटू 3/2, 900 इंटू 1, डिस्टेंस कितना आ रहा है 900, जबकि हमारा डिस्टेंस कितना है 1800। फिर इसका 4 टाइम्स किया, कितना हो गया 1200, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 4/2 इंटू 2 कितना होगा 2। यहाँ पर मैंने देखा कि 1200 इंटू 3/2 कितना हो गया 1800, और 900 इंटू 2 भी कितना हो गया 1800, यानी डिस्टेंस 1800 आ रही है, और डिस्टेंस 1800 की ही बात कर रहा था, यानी इस स्टेप पर हमारा डिस्टेंस मिल गया। तो याद रखिएगा कि उसने कहा था स्पीड 300 घटाया है, तो बड़ी वाली एक्चुअल स्पीड हो गई, और 300 घटाएंगे तो कितना आएगा 900, ये आपकी क्या हो गई घटाई गई स्पीड हो गई। और टाइम इनवर्स आएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, डिस्टेंस तो वही जा रही है ना, तो 900 वाले स्पीड से जो टाइम लगेगा वो नीचे है, और 1200 वाले स्पीड से जो टाइम लगेगा वो क्या है आपका ऊपर। यानी ये वाला स्टेप आपको आंसर दे रहा है। कहाँ पर रोकना है ये पता कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे कहाँ पर डिस्टेंस आपको ये मिल गया। तो देखो ये हमारे पास डेटा आ गया, डिस्टेंस 1800 आ गया, यानी एक्चुअल स्पीड 1200 रही होगी, 300 घटाने के बाद 900 हो गई होगी। जब वो 1200 से जा रही थी तो 1.5 घंटे लग रहे थे, जब वो 900 जा रही तो 2 घंटे लग रहे थे, आधे घंटे क्या रहा है अंतर, जो कि क्वेश्चन में भी कितने का था आधे घंटे का ही क्या था डिफरेंस था। तो अब आपसे एक्चुअल स्पीड पूछेगा तो 1200, घटी हुई स्पीड पूछेगा 900, एक्चुअल टाइम पूछेगा 1.5 घंटे, घटा हुआ बढ़ा हुआ टाइम पूछेगा स्पीड घटाने के बाद तो हो जाएगा 2 घंटे। इस क्वेश्चन से आपसे पूछा गया था एक्चुअल टाइम, तो आपका एक्चुअल टाइम आ गया 3/2 यानी 1.5 घंटे। आप यहीं से डायरेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि स्पीड मिल गया 1200, डिस्टेंस पता है तो डिवाइड करके टाइम निकाल लें, आएगा वही, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे इसको निकालने के लिए जब टाइम हमारे पास आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का ये प्रोसेस होता है। रेगुलर क्लासेस में मैंने इसको वेरिएबल से सॉल्व कराया था, जिन लोगों ने क्लासेस में ये क्वेश्चंस किए हैं उन लोग को मैंने ये शायद प्रोसेस ना बताया हो, बाय मिस्टेक मैंने वेरिएबल से सॉल्व कर दिया था, और भी कोई मेथड बताए होंगे मैंने, यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो आइए दोस्तों इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि उसका आंसर आप बताएं। तो जब तक मैं इस क्वेश्चन को रब करूँ आपके पास उतना ही समय है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो जब तक मैं इसे रब कर रहा तब तक आपके आंसर फटाफट आ जाने चाहिए। मल्टीपल करते चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस ये चेक करते रहिए कि कहाँ पर डिस्टेंस आपका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ें और आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। जिन लोगों को भी समझने में दिक्कत हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको करने का मैंने बेसिक तरीका बता दिया था, वहाँ पर भी आप जो इक्वेशन बनी थी उसमें अगर आप 1200 रख के देखोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। उसका जो फैक्टर आएगा वो 1200 ही एक फैक्टर आएगा पॉजिटिव वाला। आप चाहो तो उस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक मैंने बनाई थी उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो बात करो दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में जो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है उसमें जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि स्पीड को उसने क्या किया है, तो स्पीड को उसने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया है, जिसकी वजह से टाइम में 1 घंटे का क्या आया है कमी आई है, यानी 1 घंटे कम लगा। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, उसकी वजह से टाइम 1 घंटा कम लगा, और डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 420। तो आपसे पूछा गया है एक्चुअल स्पीड। देखो स्पीड पहले s थी, टाइम कुछ लग रहा होगा, अब उसने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया तो टाइम पहले से 1 घंटा क्या लगा कम। अंतर जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में क्या है, और यहाँ डिस्टेंस 420 किलोमीटर है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस 1800 थी। स्पीड बढ़ाया है यहाँ पर, पिछले वाले में क्या किया था घटाया था, यानी वहाँ पर बड़ी वाली एक्चुअल स्पीड थी, छोटी वाली घटाने के बाद जो आई थी वो घटी हुई स्पीड थी। यहाँ बढ़ाया है तो यहाँ छोटी वाली एक्चुअल स्पीड होगी, जो बड़ा आएगा वो बढ़ाने के बाद, क्योंकि बढ़ाने से वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ाने से यहाँ टाइम कम लग रहा है, जबकि वहाँ स्पीड घटाया था तो टाइम आधे घंटे क्या लग रहा था ज़्यादा लग रहा था। तो दोस्तों आओ जरा चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चेंज है, उसकी वजह से टाइम में चेंज कितने का है 1 आवर का, और डिस्टेंस कितना है 420, यानी हमें ये चेक करना है कहाँ पर 420 आ रहा है। 420 मैथमेटिकल 420 की बात की जा रही है, जो व्यवहार से 420 होते हैं उनके बारे में बात नहीं की जा रही है। मैंने एक छोटा सा जोक अभी अभी मारा है, और बहुत सारे ट्यूबलाइट ऐसे हैं जिनका बल्ब थोड़ा लेट जलेगा या शायद जले भी नहीं। एलईडी के ज़माने में आज भी ट्यूबलाइट का प्रयोग होता है। खैर जोक आप समझते रहिएगा, बढ़ते हैं आगे।
तो इसके डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, इसका डबल हो जाएगा आपका 2 आर, इसका ट्रिपल करूंगा 30 किलोमीटर पर आवर, इसका ट्रिपल करूंगा तो ये 3 आर हो जाएगा। चेक करते हुए चलिएगा, 60 है और ये कितना है 60 है। अभी हमारे पास डिस्टेंस नहीं आया। इसका मैं करूँ 4 गुना तो 40 किलोमीटर पर आवर, और इसका करूँगा 4 गुना तो हो जाएगा 4, 5 गुना कर दें तो अब देखो ऐसा नहीं कि आप मतलब एक एक स्टेप करो, थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 गुना कर सकते हो डायरेक्ट, 4 गुना कर दे। अब मैं इसका 6 गुना कर दूं तो 60 हो गया, इसका 6 गुना कर दूं तो 6 हो जाएगा, 7 गुना करूं तो 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7। तो आप जरूरी नहीं कि सारे स्टेप्स करके लिखे, जब मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है। आप कुछ लोग कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, मतलब ये समझ में नहीं आया। मतलब अगर आप कोई स्टेप माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए तो कुछ लोग के हाथ पाँव फूलने लगते हैं। हाथ पाँव मत फुलाइए। जब मैंने देखा कि ये 60 आ रहा है और ये 60 आ रहा है, 60 और 420 में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो मैंने क्या किया, सीधे 40 देखा। अब 40 में भी 120 आ रहा है, तो मैंने देखा कि 60 अगर लेते हैं, 50 लेंगे तो 50 में भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगली स्पीड 50 × 4 कितनी हो जाएगी 200। इसलिए मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, 60 लिया, 60 लिया तो ये 6 हुआ, 70 लिया तो ये 70। आप चाहो तो एक एक स्टेप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, बहुत बड़ी वैल्यू आती हैं तो आप डायरेक्ट 30 से शुरू कर लो या 40 शुरू कर लो, 20 की कोई वैल्यू से उठा कर चेक कर लो कि वहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बड़ी वैल्यू आ रही है मतलब आप पीछे छोड़ चुके हैं एक्चुअल वैल्यू को, छोटी वैल्यू आ रही है मतलब वो आगे मिलेगी, तो आप उसके आगे डेटा को लिख सकते हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो हमने ऐसे ही चेक किया। अब देखो इस स्टेप पर आने के बाद 60 × 7 कितना होता है, 60 × 7 420, 70 × 6 कितना होता है 420। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, यानी इसी में एक एक्चुअल स्पीड है, एक बढ़ाने के बाद वाली स्पीड है, एक्चुअल टाइम बढ़ाने के बाद वाला टाइम। अब हमसे पूछा था एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड अब सवाल उठता है कि 60 होगी कि 70 होगी। तो क्वेश्चन में स्पीड को 10 बढ़ाया गया है, तो 10 बढ़ाने के बाद जो स्पीड आएगी वो तो बड़ी आएगी ना, यानी ये बढ़ी हुई स्पीड 70 है, तो एक्चुअल स्पीड कितनी होगी 60। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो छोटी वाली स्पीड एक्चुअल स्पीड होगी, और अगर आप स्पीड घटा रहे हैं तो बड़ी वाली स्पीड क्या होगी, एक्चुअल स्पीड होगी। और ये कॉमन सेंस है, इतना तो आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो हमसे एक्चुअल स्पीड पूछा था बच्चों, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 60। चलो इसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो किया वो वाकई में सही किया या नहीं किया। तो बेसिक से लिखूं तो हमारे पास हो जाएगा 420/s एक्चुअल टाइम, और ये 420/s + 10 स्पीड बढ़ाने का टाइम। इस बार मैंने इसको इधर क्यों लिखा, बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न चल रहा होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाया है। स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या होता है, घट जाता है, इसलिए छोटा टाइम है और ये बड़ा टाइम है, तो छोटा वाला बाद में, बड़ा वाला पहले। और ये हमारे पास 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। ये बेसिक इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो आएगा। चलो 60 रख के चेक करते हैं कि 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 60 रखेंगे तो 420/60, और ये हो जाएगा 420/60 + 10 70, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, यानी 1 घंटा। LHS = RHS आ गया, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो एग्जाम में अगर स्पीड पूछा है तो आप ये रिलेशन लिख के ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने बेसिक भी आपको बता दिया, इसी को क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, या करने का छोटा टिंकू पिंकू टाइप मेथड भी मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टिंकू मिंकू टाइप मेथड समझ में आया होगा, बरोबर है, अच्छा लगा, बेहतरीन लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितना हम लोग एफर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर आपके साथ साथ आपके लिए कर रहे हैं, तो एप्रिसिएशन तो आपकी तरफ से बनता है, लाइक आपकी तरफ से बनता है, और लाइक नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी आपकी तरफ से बनता है। चिल्ला चिल्ला कर मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर करो लाइक करो, अच्छा लगता है लाइक करिए, अच्छा लगता है बेनिफिशियल है, लगता है इससे किसी को हेल्प मिलेगी तो लिंक शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए। बुरा लगता है अपने कमेंट्स लिखिए, बुरे कमेंट्स लिखिए, अच्छा लगता है अपने अच्छे कमेंट्स लिखिए। बस हमें ये पता चलता रहे कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इंप्रूवमेंट की आवश्यकता सबको होती है, वो हम लोग डे बाय डे करते हैं, लेकिन हमारा इंप्रूवमेंट कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं हो रहा। ये आपके फीडबैक से हमें पता चलता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड होने के 2-3 मिनट बाद, एंड होने के बाद अपने कमेंट लेक्चर के बारे में ज़रूर दें। महिलाओं की पोस्ट पर पूरे 50,000 कमेंट दे देते हो, यहाँ पर एक कमेंट दे दो। ये पुरुष भी एकदम अच्छा खासा, एकदम कैटरीना कैफ टाइप दिख रहा होगा, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी है बट फिर भी इतना बुरा नहीं हो, एकदम स्मार्ट टाइप बंदा हूँ मैं, तो कमेंट तो बनता है। मेरी सूरत पे नहीं,
मेरे कंटेंट पे कमेंट दीजिए। सूरत पे तो कमेंट देके कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है, तो इधर कमेंट दीजिए। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा फीडबैक मिलता रहे तो अच्छा लगता है हम लोग को भी। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल है। यानी आज के सेशन के बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस प्रकार के प्रश्न आपको रेलवे एसएससी में भर भर कर मिलेगा। बैंक वाले ऐसे उछल कूद वाले क्वेश्चन थोड़े कम पूछते हैं, गलती से कभी पूछ दिया तो अच्छी बात है, लेकिन उछल कूद से मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही है ना। देखो क्वेश्चन पर किसी का अधिकार नहीं होता, पेपर बनाने वाला क्या पूछेगा ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ना ही मेरा ससुराल पक्ष जानता है, ना ही मेरा घर वाला पक्ष जानता है, ये कोई नहीं जानता। पेपर बनाने वाले का बीवी से झगड़ा हो गया तो आपकी पेपर में सहमत आ गई, ये तो मान लीजिए, मूड खराब उसका। पेपर बनाने वाले को मनपसंद नाश्ता मिला है और अच्छा नाश्ता करके घर से वो पेपर बनाने के लिए निकला है, तो भैया आपकी किस्मत अच्छी, अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सामने वाले की का मूड क्या है वो सामने वाले के महिला पार्टी पे डिपेंड करता है। तो इतने दूर तक तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो बेटर होगा कि हम उसके दोनों मूड की तैयारी अपने साथ साथ रखें। यानी हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ें, प्रोसेस समझे, छोटे तरीके समझे, कॉन्सेप्ट समझे, ताकि सामने वाला कैसे भी पूछे हम हर चीज़ की तैयारी कर पाएँ। अपनी स्ट्रेंथ पर ही खेलना नहीं होता। अगर आपको सक्सेस पाना है तो अपनी वीकनेस पर खेलना सीखिए, यानी अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना सीखिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी स्ट्रेंथ पर गेम खेलने से आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि सामने वाला हर बार आपके फेवर में गेंद नहीं फेंकेगा। गेंद अगर आप पुल शॉट अच्छा खेलते हैं तो अगली गेंद यॉर्कर भी आ सकती है। तो पुल शॉट पे छक्के मारना जानते हैं तो यॉर्कर गेंद को स्टंप में लगने से बचाने भी आना चाहिए। यानी हर तरह के शॉट खेलिए। तो आप मेरे बल्लेबाज हैं और मैं आपका एक तुच्छ सा कोच, मैं आपको हर शॉट खेलने के बारे में बताऊंगा, आप उसको खेलिए और अपने शतक लगाइए, यानी सिलेक्शन लीजिए। बदले मुझे क्या मिलेगा? 1 डब्बा 1 किलो मिठाई। तो जो दोस्त मुझसे दूर हैं, लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस आके ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा एसएससी बैंक के बैच पूरे चलते हैं, रेलवे के बैच चलता है, यूपीएसएससी यूपीएसआई का, बाकी स्टेट लेवल के बैच चलते हैं, और मेरा इंडिविजुअल मैथ्स का ही बैच चलता है। तो जो लोग लखनऊ में हैं आके क्लासेस करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो आ सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फ़ी पे क्लासेस होती हैं, बाकी सब लोग जानते हैं। और अगर नहीं आ सकते तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको दूर वाले जो मुझसे बच्चे हैं उन पे भी मैं आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और यही प्रयास रहेगा कि कंटेंट में कोई कमी ना हो, रेगुलर क्लासेस में कोई कमी ना हो, और आपको वो मिले जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर मेरा यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सब जगह से थक चुके हैं, देन लीव द रेस्ट एंड ज्वाइन अस फॉर द बेस्ट। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन के 5वें एग्जाम्पल की तरफ। तो बात करो दोस्तों 5वें क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर है, वो ये कह रहा है कि अ जैकाल टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ गोट। यानी एक जैकाल है, जैकाल वो तमराज के लीव्स वाला जैकाल नहीं, अंधेरा कायम रहे, ये जानवर वाला जैकाल है, और दूसरा गोट यानी बकरी है। वो कह रहा है अ जैकाल टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ गोट। जैकाल 4 लीव्स लेता है फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ गोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने समय में जैकाल 5 छलांग लगाता है, 4 छलांग लगाता है, उतने समय में गोट कितना छलांग लगाता है? 5। मेरी बात समझिएगा, जितने टेक्स टाइम की बात कर रहा है वो, जितने समय में जैकाल 4 जंप कूदेगा उतने समय में गोट कितना जंप कूदेगा? 5। यानी यहाँ पर क्या सेम बात किसकी बात कर रहा है वो? यहाँ पर टाइम सेम है, यानी जितने समय में जैकाल 4 स्टेप कूदेगा उतने समय में गोट कितना चलेगा? 5 स्टेप कूदेगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आगे कह रहा है every 3 laps of jackal equal to the 4 laps of goat. Every 3 laps of jackal equals to the 4 laps of goat. ये किसकी बात कर रहा है? डिस्टेंस की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है? तो वो कह रहा है कि every 3 steps of jackal, मतलब 3 स्टेप में जैकाल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, गोट को वही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना जंप लेना पड़ेगा? 4। बात मेरी ध्यान समझिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, लैंग्वेज में ही 90% लोग फंस जाते हैं। फिर से रिपीट करा, जरा मेरी बात ध्यान सुने।
पहले तो कह रहा है अजयकाल टेक्स 4 लैप्स फॉर एवरी 5 लैप्स ऑफ गोट। अजयकाल टेक्स का मतलब यहाँ टाइम से है, जितने टाइम में जयकाल 4 जंप कूदेगा उतने ही समय में गोट कितना जंप कूदेगा, 5। यानी टाइम कांस्टेंट है, एक फिक्स टाइम में जयकाल का 4 स्टेप कूदने का जो टाइम है और गोट के जो 5 स्टेप कूदने का टाइम है वो दोनों क्या है, सेम है। आगे कह रहा है कि जयकाल का 3 स्टेप्स गोट के 4 स्टेप्स के क्या है, बराबर। मतलब जितने 3 स्टेप में जयकाल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जयकाल अंधेरा कायम हो, उतनी ही डिस्टेंस 4 स्टेप में कौन ट्रेवल करेगा, गोट ट्रेवल करेगा। यानी 3 स्टेप इसका और 4 स्टेप इसका, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो आपसे कह रहा है कि उनके स्पीड को कंपेयर करें, यानी स्पीड का रेशियो बताएं क्या होगा। तो देखो इसको करने के तरीका क्या होगा, पहले उस पर बात करते हैं। पहली चीज तो ये समझिए, क्या जितने टाइम में ये 4 स्टेप कूदा उतने टाइम में वो 5 स्टेप कूदा, यानी यहाँ टाइम क्या है, कांस्टेंट। और 4 स्टेप में चली गई दूरी, 5 स्टेप में चली गई दूरी, कुछ रहा होगा भाई। स्टेप का मतलब, छलांग का मतलब क्या, कुछ डिस्टेंस ही तो चल रहा है, यानी यहाँ टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं जयकाल और गोट की, तो उसका रेशियो भी कितना होगा, 4:5। भाई जंप में तो डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है ना, टाइम कांस्टेंट है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जितना डिस्टेंस ये 3 जंप में चल रहा है उतना ही डिस्टेंस ये 4 जंप में चल रहा है। भाई 3 जंप में जितनी दूरी चला उतनी दूरी कितने जंप में चला, 4। तो एक काम करते हैं, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर 12 मीटर की दूरी तय करनी है तो जयकाल को 3 लैप्स लगेंगे और गोट को 4 लैप्स लगेंगे। क्वेश्चन में जो डेटा था वो यही समझा रहा था आपको कि 3 लैप्स में जयकाल अगर 12 चलेगा तो उसी 12 को चलने में इसको कितने लैप्स लगेंगे, 4 लैप्स लगेंगे। इतनी बात आ रही समझ में, अरे बोलो ठीक। अगली चीज, यहां जो था वो किसका था, 4 लैप्स ऑफ जयकाल था और ये 5 लैप्स ऑफ गोट था। ये 1 लैप्स की डिस्टेंस अगर हम लोग लेके चलते हैं तो देखो 3 लैप्स में चल रहा है 12, तो 1 लैप्स में कितना चलेगा, 4, और ये 1 लैप्स में कितना चलेगा, 3। इस डेटा को ध्यान में रखिए। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 लैप्स में अगर ये 4 मीटर चल रहा है तो 1 लैप्स में कितना चलेगा, 3 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस था तो 4J 5G था। मैंने J और G क्यों लगाया, क्योंकि इसके लैप्स का जो मेजरमेंट है, इसके लैप्स का जो मेजरमेंट है वो क्या है, अलग अलग है। तो चलिए J और J का 1 लैप्स और उसके G के 1 लैप्स, यानी जयकाल और गोट के 1-1 लैप्स की वैल्यू को यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा 4। और जयकाल का 1 लैप्स था हमारे पास 4 का, और ये हो गया 5, और उसका 1 लैप्स था 3 का। तो हमारे पास स्पीड का रेशियो है 16:15। ये हो गया आंसर। जयकाल और गोट के स्पीड का रेशियो हमारे पास आ गया 16:15। मैं फिर से रिपीट कर रहा, जरा इसको समझिएगा। क्वेश्चन में क्या था, फॉर एवरी 4 लैप्स ऑफ जयकाल गोट, फॉर एवरी जयकाल टेक्स 4 लैप्स फॉर एवरी 5 लैप्स ऑफ गोट। जितने टाइम में जयकाल 4 स्टेप चलेगा उतने छलांग लगाएगा, उतने टाइम में गोट 5 छलांग लगाएगा। लेकिन उनके जो छलांग की लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। वो कितना, एक छलांग में कितना चलते हैं वो तो नहीं पता हमें। दूसरा कह रहा है कि इसका 3 छलांग इसके 4 छलांग के बराबर है, तो मैंने इनका एक कॉमन डेटा 12 लिया। यानी अगर 12 मीटर की डिस्टेंस चलनी है तो ये 3 छलांग में चलेगा, यानी इसकी एक छलांग कितने के बराबर, 4 के। और इसको 12 मीटर चलने के लिए 4 छलांग लगाना पड़ेगा, यानी एक छलांग इसकी कितनी, 3 मीटर के बराबर। अब ये डेटा निकालने के बाद जरा इधर आइए, यहाँ जितने टाइम में ये 4 छलांग चला है उतने टाइम में ये 5 छलांग चला है। मतलब टाइम क्या है, कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। छलांग से मतलब किससे, यहाँ पर डिस्टेंस है, तो यही इनके क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का रेशियो है तो यही इनके स्पीड का भी रेशियो होगा। लेकिन ये आंसर डायरेक्टली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जयकाल की जो छलांग की लेंथ है, एक छलांग की जो लेंथ है, और गोट के जो एक छलांग की लेंथ है, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो मैंने इनकी एक एक छलांग की लेंथ निकाल ली है, 4 और 3, उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। तो मेरे पास वैल्यू कितने हैं, 16 और 15। यहाँ पर J और G मैंने इसलिए लिखा है, जिनको भी डाउट आ रहा हो, बहुत सारे लोग को यहाँ पे आ रहा होगा, इसलिए लिखा है क्योंकि इसके एक छलांग की लेंथ और इसके एक छलांग की लेंथ का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होगा। वो मैंने यहाँ से निकाला और फिर उसको रखा, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए।
कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो। बाकी मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है बिल्कुल आराम आराम से, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो। हालांकि आपको इससे नहीं करना है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया क्यों नहीं करना है और मैंने इसको क्यों समझाया, दोनों बातों पर ध्यान देंगे। क्योंकि आग लगा दूंगा मैं, जैसा बहुत सारे लोग लगाते हैं आग लगाना, तो बहुत सारे लोग आग लगा देंगे। माचिस मैंने आपको बताई है, अब बताता हूं ये माचिस, इसी माचिस से वो आग लगती है। कैसे लगती है तो जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब भी क्वेश्चन आए पहले डेटा लिख लीजिए। जितने टाइम में 4 लैप्स लेता है उतने टाइम में 5 लैप्स लेता है, इसका 3 लैप्स इसके 4 लैप्स के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 15, और यही आपका क्या है आंसर। अब आपको लोग ऐसे बता के पता नहीं कितना आग लगा देंगे, चुटकियों में बजा देंगे, टकला बजा देंगे, पता नहीं का बम फोड़ देंगे, सब कर लेंगे, जितना करना है वो सब कर लेंगे ये बता के, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि आपने ये किया तो क्यों किया। पूरे 33 करोड़ देवी देवता का नाम लेके भरतनाट्यम से लेके कथकली कुचिपुड़ी सब कर डालेंगे, जादू बता के ऐसे खुश हो जाएंगे जैसे आर्नल्ड के बाद उन्हीं का नंबर आएगा बॉडी बिल्डिंग में, जादू वाले बॉडी बिल्डर वही बन गए। अरे छोड़ो जादू को, पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सब निकल जाएगा। ये जादू दिखाने के काम आएगा, 2 रुपया कोई नहीं देगा। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो केवल जादू से पेपर क्लियर करके आया हो। अगर कोई है जिसने जादू से पेपर क्लियर करके आया हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें, उसके चरण धोऊंगा मैं और चरण पादुकाओं को अपने घर में सहेज कर रखूंगा। पढ़ाई कर रहे हैं आप, एजुकेशन है, चाहे कॉम्पिटिटिव एजुकेशन हो चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्या जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आप चीज़ों को 100% नहीं समझ पाएंगे और आप कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे अपने घर का सीलिंग फैन बनाने आता है उषा कंपनी का या किसी भी XYZ कंपनी का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पंखे को मैं बना सकता हूँ। मैं टेबल फैन ही बना लूँगा, मैं कूलर के पंखे को भी बना लूँगा, मैं AC में लगे हुए फैन को बना लूँगा, घर के एग्जॉस्ट को बना लूँगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। कूलर आप पंखे का बस तार जोड़ना सीख गए कि तार जोड़ दिया, बिजली कटी थी, तार जोड़ दिया, चलने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पंखा तार जोड़ने से ही चलता है। अरे मैकेनिज्म सीखिए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी यानी पंखा। ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझिए किस पर कार्य करता है। तो आप पंखा छोड़िए, पंखे से लेकर AC से लेकर एग्जॉस्ट से लेकर हर तरह के इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल पा सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। यानी नॉलेज का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, कॉन्सेप्ट का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। मैं आपको चीज़ें बता रहा, आपको ट्रिक लगे, आपको जादू लगे, आपको जुगाड़ लगे, आपको बम लगे, आपको माचिस लगे, आग लगे, पानी लगे, ज्वाला लगे, ज्योति लगे, जो लगे लगा लो, मुझे कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे की बात पे फिर से आते हैं। आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 15, यही आपके स्पीड का रेशियो। आखिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्यों, तो मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा। 3 लैप्स में चली गई दूरी और 4 लैप्स में चली गई दूरी क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट 12 चला 3 लैप्स में, तो 12 चला 4 लैप्स में, तो 1 लैप्स कितना आया 4, 1 लैप्स कितना आया 3, 4 लैप्स 3 लैप्स, यही तो उल्टा हो गया। 1 लैप्स की वैल्यू फिर से कितनी होगी 4 3, 3 4 था वो कितना हो गया 4 और 3, और यही 4 और 3 लाकर मैंने यहाँ 4 और 5 में मल्टीप्लाई तो किया है। यानी जब मैं 1 लैप्स का डिस्टेंस निकाला तो ये चीज़ 4 यहाँ आ जा रही है, ये 3 चीज़ यहाँ चली जा रही है, और इसी को यहाँ रख के हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी को यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कोई ट्रिक थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, कोई जादू थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं और हमारा आंसर आ जा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल बरोबर होगा। तो आप भी इसी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, आपको समय बताना है। लेकिन घर पे जब भी क्वेश्चंस करें तो इन सब चीज़ों को एक बार करें, सॉल्व करें, समझें, ताकि आप जब भी ये सब चीज़ें लगाएं तो आपके माइंड में कभी क्वेश्चन मार्क ना चले कि ये आया कहाँ से, कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता। इन जितने भी क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं ट्रिक्स के आगे पीछे,
उन सभी का आंसर यही होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं आपको तो पूरा बताऊंगा भाई, मैं तो बताने वाला हूं, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि ये मेरा तरीका है। मैं अपने प्रोफेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मेरा ये दिल गवाही नहीं देगा कि मैं कोई चीज़ आपसे छुपाऊं, तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं एक दो अभी मैं कुछ ही दिनों बाद एडवांस भी शुरू करने वाला हूँ। एडवांस में भी मैं हर थ्योरम का डेरिवेशन आपको क्लियर कट समझा के बताऊंगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसमें से बस क्या लेना चाहते हैं, क्या छोड़ना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करिएगा, वो मैं आप पे छोड़ रहा। तो इन्हीं सारे प्रवचन के साथ उम्मीद करता हूँ आपको बरोबर आया होगा। देखो मैं मोटिवेशनल स्पीच भी देता रहता हूँ, इतनी सारी चीज़ें करता रहता हूँ, उसके बारे में विचार इतना मस्त मैं आपको मोटिवेट करता हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में, लेकिन इतने सब कंजूस बच्चे हैं, कोई एप्रिसिएशन नहीं करता, गिने चुने एक आध को छोड़कर। अरे आप हर वीडियोस देखिए, उसके स्टार्टिंग में क्या मैंने मस्त मोटिवेशन दिया है। कभी कभी तो उस मोटिवेशन को देते देते मैं इतना मोटिवेट हो जाता हूँ, मन तो करता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर ही बन जाऊँ, लेकिन फिर ये प्रोफेशन ध्यान में आता है तो मैं इधर ही अपना ध्यान केंद्रित किए रहता हूँ। तो ज़रा उस पर भी अपने विचार जरूर दिया करें। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की तरफ, यानी आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अपनी स्क्रीन पर फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर बता दें। और ये क्वेश्चन काफ़ी भारी भरकम है, आप अगर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये भारी भरकम क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं भी हूँ और मेरे साथ एक और सम्मानित व्यक्ति भी हैं जिनके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है, आइए जरा उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। फटाफट आप आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, आपके आंसर का मुझे इंतजार है और उम्मीद करता हूं मेरा ये इंतजार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बहुत सारे लोग के आंसर आ रहे हैं और सही भी आ रहे हैं। आइए जरा देखते हैं उसको कैसे करना है। तो बात करो दोस्तों आज के सेशन के छठे एग्जाम्पल यानी आखिरी एग्जाम्पल की। तो क्वेश्चन में कह रहा है रोहित सर टेक्स 3 लैप्स फॉर एवरी 4 लैप्स ऑफ गौरव सर। ओ माई गॉड, मैं हूं यहां पर और हमारे प्रिय गौरव सर 3 लैप्स मैं लेता हूं, 3 जंप कूदता हूं जितने समय में, उतने समय में गौरव सर कितना जंप कूदते हैं, 4 जंप कूदते हैं। यानी गौरव सर इस मामले में मुझसे ज़्यादा है, यानी जयकाल की जगह मैं हो गया और गुड की जगह गौरव सर हो गए पिछले क्वेश्चन से अगर कंपेयर किया जाए तो कह रहा है रोहित सर टेक्स 3 लैप्स फॉर एवरी 4 लैप्स ऑफ गौरव सर। जितने टाइम में 3 जंप कूदूंगा उतने टाइम में गौरव सर 4 जंप कूदेंगे। और आगे ये भी कह रहा है कि बट 2 लैप्स ऑफ रोहित सर इक्वल्स टू द 3 लैप्स ऑफ गौरव सर। मेरा 2 जंप गौरव सर के 3 जंप के क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है कि मेरी और गौरव सर की स्पीड का रेशियो क्या है। देखो फटाफट आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 और 8, ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना आसान है, मैं इसको बेसिक से भी सॉल्व कर दे रहा। देखो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3 और 4। चूंकि दोनों की जंप की लेंथ अलग अलग है इसलिए मैं यहाँ 3R और 4G लिख रहा, ठीक। यानी 1 लैप्स मेरा और यहाँ 1 लैप्स गौरव सर का मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। यानी अगर 6 मीटर चलना है तो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ यानी रोहित सर, ओ माय गॉड कितने अच्छे व्यक्ति हैं, एकदम मस्त टाइप, और उससे मस्त एक सम्मानित व्यक्ति यानी गौरव सर। अब रोहित सर यानी अर्थात मैं लेता हूं कितना, 2 जंप 6 मीटर चलने के लिए, यानी मेरा 1 जंप कितने के बराबर, 3 मीटर के बराबर। गौरव सर 6 मीटर चलने के लिए कितना जंप लेते हैं, 3, यानी उनका 1 जंप कितने के बराबर, 2 मीटर के बराबर। चलो यहाँ पे रख दें, तो 3 इंटू मेरा 1 जंप 3 के बराबर और ये 4 गौरव सर का 1 जंप 2 के बराबर, यानी 9:8। ये हो गया हम लोग की स्पीड का रेशियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये आपका था जब इस तरह के क्वेश्चन को कंपेयर करें उसको करने का तरीका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होंगी। देखो मैं वीडियो कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास के ही रहे। तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होते हैं, बड़े होते हैं तो कम होते हैं, ज़्यादा छोटे क्वेश्चन होते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग बातें करते हैं ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें भी आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत ना हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं एक दिन बैठूँ पूरे 10 घंटे 8 घंटे पूरे चैप्टर को समझा दूँ, वैसे आपको भी ना पढ़ने मज़ा आएगा ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा।
तो सिस्टमेटिक समय लेते हुए, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है, हर चीज़ को प्रॉपर वे में देखते हुए चलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कंटेंट मैंने आपको दिया हुआ है, केवल उसी पर निर्भर ना रहें। आपको जहां से भी जिस किसी का भी कंटेंट मिले, देखो मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है, ऐसा नहीं कि मैंने जो कंटेंट दिया आप उसी का क्वेश्चन मुझसे पूछना, उसके अलावा कुछ पूछ मत देना। मैं रेगुलर क्लासेस में भी कहता हूं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कहता हूं, आप दुनिया की किसी किताब से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी फैकल्टी का, किसी भी टीचर का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो भी हैं, फेसबुक, इंस्टा, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा। सारे चैनल, मेरे सारे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप मुझे कहीं पर भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे ऐड कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। बेटर होगा कि आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन अपने भेजें, तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी मेरा रिप्लाई आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, जय हिंद।